नमस्ते बच्चों। आज ना हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। भारत की एक शानदार भौगोलिक यात्रा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे एडवेंचर के लिए जिसमें हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक सब कुछ देखने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हों और सबसे गर्म रेगिस्तान भी? है ना कमाल की बात। तो चलिए आज इसी कमाल की डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि अपना देश असल में कितना अनोखा है। तो ठीक है, सब तैयार। हमारा सफर शुरू होगा उत्तर की बर्फीली चोटियों से, फिर हम नीचे उतरेंगे हरे भरे मैदानों में और वहां से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे दक्षिण के पुराने पठारों और चमचमाते समुद्री किनारों तक। इस पूरे सफर में हम भारत के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने वाले हैं। चलिए, तो हमारा पहला स्टॉप है दुनिया की छत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सिर के ताज की, यानी हमारे शानदार हिमालय की। ये देखिए मैप पर, ये जो विशाल पर्वत श्रृंखला दिख रही है ना, ये एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। ये भारत को बाकी मध्य और पूर्वी एशिया से अलग करती है। अब एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं कि ये पहाड़ बने कैसे। सोचिए जरा, करोड़ों साल पहले जो जमीन का टुकड़ा आज भारत है, वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक रहा था और फिर बूम, वो यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी, इतना प्रेशर बना कि जमीन ऊपर की ओर मुड़ गई और ऐसे जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का। और पता है ये कितने ऊंचे हैं? हिमालय में दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां हैं। उन्हें 8000ers भी कहते हैं क्योंकि उनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज्यादा है। मतलब लगभग उतनी ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ता है। सोच सकते हैं? तो हिमालय सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी लाइफलाइन है। हमारी पवित्र नदियां गंगा और सिंधु यहीं से तो निकलती हैं। यही पहाड़ हमें उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाते हैं और हाँ, हमारे मॉनसून को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारे खेतों में फसलें उग पाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, इन ऊंचे पहाड़ों के बीच ना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, लेकिन उसे जानने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, कोल्ड डेजर्ट, यानी शीत मरुस्थल। अब रेगिस्तान का नाम सुनते ही रेत और गर्मी याद आती है ना? पर यह वैसा नहीं है। ये एक सूखी, ठंडी और चट्टानों वाली जगह होती है जो बहुत बहुत ऊंचाई पर होती है। और भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है, बहुत कठोर मौसम होता है और यहीं पर रहता है खूबसूरत और बहुत मुश्किल से नजर आने वाला स्नो लेपर्ड, जिसने खुद को इस सख्त माहौल में जीना सिखा लिया है। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। अब हम जा रहे हैं भारत के उपजाऊ दिल में, यानी विशाल नदी के मैदानों में। मैप पर देखिए, अब हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलकर एक विशाल हरे भरे इलाके में आ गए हैं। ये है हमारे उत्तरी मैदान। कितना बड़ा बदलाव है ना? ऐसा लगता है जैसे हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गए हों। और ये मैदान इतने हरे भरे क्यों हैं? क्योंकि जो नदियां हिमालय से आती है ना, वो अपने साथ लाखों सालों से उपजाऊ मिट्टी बहा कर ला रही हैं और यहाँ जमा करती गई हैं। इसी वजह से ये जमीन खेती के लिए इतनी अच्छी है। इसीलिए तो इसे भारत का अन्न का कटोरा कहते हैं। तो क्या खास है इन मैदानों में? पहली बात, जैसा मैंने बताया, बहुत उपजाऊ मिट्टी। दूसरी बात, नदियों की वजह से पानी की कोई कमी नहीं और जमीन भी एकदम समतल है। बस यही वो कारण है जिनकी वजह से यहाँ भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है और ये खेती का सबसे बड़ा सेंटर है। चलिए अब अपने सफर को पश्चिम और दक्षिण की तरफ मोड़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं भारत के सूखे और सबसे पुराने हिस्से, यानी रेगिस्तान और पठार। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि भारत में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के रेगिस्तान हैं। एक तो वो जो हमने देखा, हिमालय में ठंडा चट्टानों वाला लद्दाख, और दूसरा है पश्चिमी भारत में गर्म थार रेगिस्तान, जहां दिन में बहुत गर्मी होती है और चारों तरफ रेत के टीले ही टीले नजर आते हैं। अब थार की गर्मी और पानी की कमी में जिंदगी आसान तो नहीं हो सकती, पर वहां के लोगों ने कमाल के तरीके निकाले हैं।
जैसे वो बारिश के कीमती पानी को जमा करने के लिए जमीन के नीचे टांका बनाते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी जगह का भूगोल वहाँ के लोगों के रहन-सहन और तौर तरीकों को तय करता है। चलिए अब और दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें एक और जरूरी शब्द समझना होगा, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जमीन का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक प्रायद्वीप ही तो है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। और इसी प्रायद्वीप में है भारत का सबसे पुराना जमीनी हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार। ये एक तरह का खजाना है। यहाँ खूब सारे खनिज हैं, घने जंगल हैं और बहुत से पुराने ऐतिहासिक किले भी हैं जो हमें बीते जमाने की कहानियां सुनाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब हम वहां जा रहे हैं जहां जमीन समंदर से मिलती है, यानी भारत के खूबसूरत तटों, द्वीपों और डेल्टा पर। पता है भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप दिल्ली से चेन्नई जाकर 3 बार वापस आ जाएं। इतनी लंबी सीमा पर कितने अलग अलग तरह के लोग, कल्चर और नज़ारे देखने को मिलते हैं। भारत के दोनों समुद्री किनारे एक दूसरे से काफी अलग हैं। जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा संकरा और चट्टानों वाला है, इसलिए वहाँ बड़े बड़े बंदरगाह हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी तट है वो ज्यादा चौड़ा है और वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और पूर्वी तट पर ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी है। और ये घर है हमारे शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का। और आखिर में भारत के द्वीप। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल से बने खूबसूरत द्वीप हैं। और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार। ये ज्वालामुखियों से बने द्वीप हैं और यहाँ आज भी कई पुरानी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाकर रखा है। तो कहाँ जाना चाहेंगे सबसे पहले? बर्फीले पहाड़ों में स्नो लेपर्ड को देखने या सुंदरबन के जंगलों में टाइगर को? ये सवाल ही हमें बताता है कि भारत की भौगोलिक विविधता कितनी विशाल और अद्भुत है। और ये सारी अलग अलग चीजें मिलके ही हमारे देश को इतना खास बनाती हैं।